नमस्कार, A1 तहलका से हाजिर हूं मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 हेल्थ, जहां हम बातचीत करने वाले हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर देखते हैं कि इमरजेंसी के वक्त ट्रीटमेंट ना मिलने पर बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। सो आपको जागरूक करने के लिए आज एक खास प्रोग्राम रखा गया है कि किस तरह से इमरजेंसी के वक्त फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर लवनीश कुमार, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये फोन इन प्रोग्राम है दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके राय ले सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी सर, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि व्हाट इज इमरजेंसी, हाउ डू यू डिफाइन इमरजेंसी? देखिए, मेडिकल फील्ड में मेडिकल इमरजेंसी की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि एक रोगी के लिए एक साधारण सिर दर्द भी एक इमरजेंसी है, एक दांत दर्द भी इमरजेंसी है। लेकिन कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिनको सच में इमरजेंसी समझना चाहिए और एक रोगी को इमरजेंसी की तरह ही लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इनमें से मुख्य हैं, जैसे आप जानते ही होंगे हार्ट अटैक के बारे में। बिल्कुल जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अचानक उठने वाला सिर दर्द या अन्य कई बीमारियां बिल्कुल। तो सर, ऐसे में आप खुद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाय डे आप लोग फेस करते हैं, जिसमें अक्सर इमरजेंसी केसेस आपके पास आते हों। जी, हमारे पास अक्सर वृद्ध पेशेंट जो हैं आते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली हार्ट अटैक के साथ, इंट्राक्रेनियल ब्लीड के साथ, जी डायबिटीज़ के साथ, जिसमें कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से या तो मरीज़ जो है हाइपोग्लाइसीमिया में होता है या हाइपरग्लाइसीमिया में होता है। और ऐसे में अगर मरीज़ को तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो बिल्कुल। तो सर, अक्सर देखते हैं हम लोग कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो खास तौर पर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल कि सडन हार्ट अटैक जो है उसका क्या रीज़न रहता है और किस तरह से इंस्टेंट जो फर्स्ट एड है उस व्यक्ति को दिया जा सकता है, पेशेंट को दिया जा सकता है? जी, हार्ट अटैक बेसिकली जब हृदय को रक्त प्रवाह पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आने की वजह से रुकावट आने लगती है, उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। बिल्कुल। और इसके कई कारण हो सकते हैं जी। अचानक किसी मानसिक सदमे की वजह से, बिल्कुल, या किसी फिजिकल एक्सर्शन की वजह से, और अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। तो सर, ऐसे में फर्स्ट एड का क्या सही तरीका रहेगा कि उस पेशेंट को इमरजेंसी में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि उसकी जान पर ना बन पाए? जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण क्या हैं। बिल्कुल सही बात। जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मरीज जो है हार्ट अटैक को सिर्फ एक गैस के बीमारी के रूप में, एक नॉर्मल सिम्टम की तरह लेता है कि ठीक है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हो सकता है मुझे गैस हो गई हो। जी। और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं गैस्ट्राइटिस और हार्ट अटैक को। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अगर आपकी आयु 35 या 40 साल से अधिक है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि आपको हृदय संबंधित कोई रोग है या नहीं है। उसके लिए आपको एक रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें ईसीजी जो है एक मुख्य इन्वेस्टिगेशन है, ये जानने के लिए कि आपको हृदय संबंधित कोई रोग है या नहीं। अगर आपको हृदय संबंधित कोई भी रोग है तो कभी भी छाती में उठने वाले किसी भी दर्द को साधारण ना समझें, करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और उसको इग्नोर ना करें। जितनी जल्दी हो सके आपके नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आप जाएं। जी सर, ऐसी सिचुएशंस कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं कि व्यक्ति एकदम से हॉस्पिटल नहीं जा पाता, तो ऐसे में कुछ फर्स्ट एड की कुछ ट्रिक्स आप बताना चाहें कि उसके घर वाले उस पेशेंट को दे पाएं एट अ टाइम? जी, एक साधारण सी दर्द निवारक दवा जो अक्सर हर घर में मिल जाती है, जिसे हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। एक साधारण एस्पिरिन भी एक हृदय रोगी की जान बचा सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ रेवाड़ी से कॉलर राज शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर साहब मैं रिवाड़ी से हूँ। एक्चुअली मुझे 10-15 साल हो गए, ब्लड प्रेशर मुझे बहुत ज्यादा रहता है जी ज्यादा। इस वक्त भी डॉक्टर साहब मैंने भी टेस्ट किया है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, मेरा 180 और नीचे का 130 जी। और डॉक्टर साहब मैंने सारे टेस्ट कराए अभी, ECG कराई, उसमें तो एलिवेट आ रहा है जी। और डॉक्टर साहब एक तो मुझे हमेशा कंपन सा रहता है, हमेशा बॉडी में एक हेडेक हमेशा होती रहती है जी। और मैंने अभी कुछ टेस्ट कराए थे KFT LFT, वो भी बिल्कुल ठीक है ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ जी। तो सर एक तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती रात को, बिल्कुल भी। मुझे आज कम से कम भी 6-7 दिन हो गए, मैं सो नहीं पा रही, ना मुझे नींद आ रही है जी। तो सर मुझे कुछ बताइए कि मैं ऐसे क्यों, मतलब मुझे अभी भी वाइब्रेशन अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं कांप रही हूँ अंदर से। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको रात को नींद नहीं आती है, सर दर्द रहता है। हेलो, कहीं ना कहीं बॉडी में वो कह रहे हैं वाइब्रेशन भी रहती है। जी, ये सब लक्षण है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन, जी। क्या आप कोई दवा लेते हैं? हाँ जी सर, मैं सुबह तो लेती हूँ एक्सन एम और एनजीकेम बीटा सुबह सुबह सर जी। और शाम को सर मुझे अगर ज्यादा तो एमली 5 लेती प्लेन में। जी जी। ये सर अगर कई बार सर मेट्रोप्लोराल है एक ऐसे कैप्सूल, वो भी लेती हूँ मैं कई बार। तो सर ऐसे में आप क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, मैं इन्हें एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि अपना रूटीन चेकअप करवाएं जी और सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराएं जी। और अगर जो दवाई ये ले रहे हैं वो दवाई लेने के बावजूद इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इन्हें दवाएं बदलने की ज़रूरत है और एक एंजियोग्राफी की ज़रूरत है जी। तो राज शर्मा जी, आपके लिए यही सलाह कि आप डॉक्टर से परामर्श लें और साथ ही अपनी दवाइयों को बदलें और अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे कि ये तो बात हुई हार्ट अटैक की, पर अस्थमा के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसका रीज़न क्या है और इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आपसे जानना चाहूँगी। जी। अस्थमा बेसिकली श्वास नलियों में संकुचन की वजह से होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें से एलर्जी प्रमुख है। जी। तो ऐसे में आप जो कर सकते हैं, आप जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूर रहें। चाहे वो तेज़ खुशबू हो, धूल मिट्टी हो या अन्य कोई कारण। जी। सबसे पहले तो आप ये पहचानें कि आपको किस चीज़ से अस्थमा, किस चीज़ से आपका अस्थमा एग्रेवेट होता है और अपनी दवाएं हमेशा अपने साथ रखें। जो भी इन्हेलर आप यूज़ करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि इन्हेलर प्रॉपरली कैलिबर्ड है या नहीं है। अगर दवा लेने के बावजूद भी आपका अस्थमा अटैक नहीं थम रहा है तो नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ रोहतक से प्रदीप जी कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रदीप जी। हेलो जी प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपने पेट में दर्द रहता है जी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पेट में आपके दर्द रहता है? हाँ जी। जी, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेट में इनके दर्द रहता है, तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पेट दर्द के तो बहुत से कारण हो सकते हैं जी। जिनमें से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी दर्द रहता है, पेनक्रेटाइटिस की वजह से भी दर्द हो सकता है, एक साधारण गैस्ट्राइटिस की वजह से भी दर्द हो सकता है। जी। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जांच की जरूरत है प्रदीप जी कि आपको किस रीजन से पेट में दर्द रहता है। बिल्कुल। तो सर आप अस्थमा के बारे में बता रहे थे कि क्या रीजन रहते हैं और एलर्जी को सबसे पहले पहचानें। उसी के साथ मेरा आपसे सवाल था कि अटैक आने पर किस तरह का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स को दिया जा सकता है? अगर आपके मरीज के पास कोई दवा उपलब्ध है, इनहेलर जैसे कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनहेलर भी नहीं है तो आप पेशेंट को कोई भी कैफीन वाली वस्तु जैसे कि गर्म कॉफ़ी दे सकते हैं। गर्म कॉफ़ी दे सकते हैं जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सलाह। तो सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घरों में हम देखते हैं कि सिर दर्द को बहुत ही एक लाइटली मान लिया जाता है कि ये तो कॉमन डे में शायद हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिर दर्द है, पर बाद में पता चलता है कि वो बहुत बड़ी बीमारी है। तो ऐसे में तेज सिर दर्द का क्या आप बताएंगे कि क्या राय देंगे आप हमारे लोगों को जो इस तरह से लाइटली लेते हैं सिर दर्द को खास तौर पर? जी देखिए, कभी कभी सर दर्द जो है मामूली थकान की वजह से भी हो जाता है, लेकिन अचानक उठने वाला तेज सिर दर्द या आधे सर में दर्द होना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है और उसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप एक सीटी स्कैन करवाएं, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं,
क्योंकि एक कभी कभी अचानक उठने वाला तेज सिर दर्द जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा हो सकता है। तो सर ऐसे में तेज सिर दर्द अपने साथ और कितनी बीमारियां जो है लेकर आ सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सिर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है जी। ये किसी ना किसी, आप ये कह सकते हैं किसी ना किसी अंडरलाइंग डिजीज का सिम्टम माना जाता है। बिल्कुल जी। तो उसके तो बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्राक्रेनियल ब्लीड की वजह से भी आपको तेज सर दर्द हो सकता है। दिमाग की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर किसी थक्के के आ जाने की वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक कॉलर लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हिसार से अजय कुमार जी दर्शक जुड़ गए हैं। जी अजय जी, अपना सवाल पूछिए। सर सिर में दर्द रहता है जी, छाती में दर्द रहता है जी। यही कह रहे हैं कि सिर में इनके दर्द रहता है जी। तो अजय जी, कितना सिर दर्द रहता है आपका? कितना समय हो गया आपको इस दिक्कत से गुजरते? अजय जी, कितने समय से आपको ये परेशानी है? सिर दर्द कितने समय से है आपको? सर 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से लगातार सिर दर्द है आपको? 5-6 साल जी। जैसा 5-6 साल से जी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको सर दर्द की परेशानी लगातार आ रही है और आप किसी भी दर्द निवारक दवा लेने के बावजूद भी आपका सर दर्द नहीं ठीक होता है, तो आप एक सीटी स्कैन ज़रूर करवाएं और किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। बिल्कुल। तो आपको यही सलाह है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। एक लंबे समय तक चल रहा सिर दर्द बहुत बड़ी एक बीमारी के रूप में सामने आ सकता है। जी। तो सर ये तो बात हमने की सिर दर्द की। अगला मेरा सवाल आपसे कि डायबिटीज बहुत बड़ी एक इंडिया में प्रॉब्लम बन चुकी है। बहुत ज्यादा कईयों को हम देखते हैं कि लो उनका शुगर लेवल हो जाता है, कुछ का बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसे में हाई और लो होने पर किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं? देखिए, हमारा दिमाग जो है जी, वो बिना ग्लूकोज के 3 या 4 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जी। अगर कोई भी मरीज डायबिटीज़ से ग्रस्त है और उसको लो ब्लड शुगर हो जाता है, तो ऐसे में आप उसको या तो किसी चिकित्सक के पास ले जाइए जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अगर चिकित्सक या अस्पताल आपकी पहुंच से थोड़ा दूर है, तो आप उसको शुगर सॉल्यूशन या थोड़ी शक्कर उनकी जीभ के नीचे रख सकते हैं, ताकि जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच जाते, आपके पेशेंट को जो है कहीं ना कहीं आराम रहता है, उस चीज से कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। तो सर ऐसे में अक्सर लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि वो नहीं पहचान पाते कि शुगर लेवल लो है या हाई। तो ऐसे में क्या सिम्टम्स रहते हैं इन दोनों के बीच में? एक्चुअली दोनों ही केसेस में पेशेंट को थकावट होने लगती है, बेहोशी छाने लगती है। तो ये तो अगर आपके जैसे घर में कोई शुगर से ग्रस्त रोगी है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी ब्लड शुगर जांच करने वाला यंत्र अपने साथ रखें, अपने घर पर रखें और समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करते रहें, ताकि जांच के अनुसार सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सके उन्हें। जी बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बताया कि जब शुगर लेवल जो है लो हो जाता है तो उस समय शक्कर दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर हाई हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? अगर हाई हो जाता है, जैसा कि आपके पेशेंट जो भी दवा लेते हैं या इंसुलिन पे हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वो लेते हैं, तो ऐसे में अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बेहोशी में जा रहा है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसको स्वयं जो है उसका इलाज ना करके सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप जी एक कॉलर हैं गुड़गांव से। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। मैं काफी टाइम से मैंने खेला नहीं था, पर अभी मैं 2-3 साल से खेल रहा हूँ और मैं रनिंग भी कर रहा हूँ। पर आजकल जिस तरह मैंने थोड़ी डेली बेसिस से रनिंग स्टार्ट की है जी, तो होता है कि मैं आउट ऑफ ब्रीथ होने लग जाता हूँ, ब्रीथलेस हो जाते हैं आप कहीं ना कहीं। जी सर क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए, आप पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई भी गंभीर एक्सरसाइज तुरंत ना करें। पहले अपने शरीर को वार्म अप करें, धीरे धीरे ट्रेन करें खुद को इसके लिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग के बावजूद आपको दिक्कत आती है सांस लेने में खेल के दौरान, तो आप किसी चिकित्सक से सलाह लें। हो सकता है आपको कोई श्वास रोग हो। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले अपनी जांच करानी ज़रूरी है कि क्या रीज़न है कि सांस इतना ज़्यादा फूलता है। जी,
तो सर ब्लड, अभी हमने बात की शुगर की, शुगर के साथ ही अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति को जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। आपसे इस बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पलवल से एक और कॉलर जुड़ गई है, उनका सवाल लेते हैं। जी मीना जी, अपना सवाल पूछिए। जी मीना जी, आप अपना सवाल सीधे हमारे डॉक्टर से रख सकती हैं। वो मुझे ना अनाज से एलर्जी है, उसकी जी स्मेल से। जी, वीट एलर्जी की बात कर रही हैं ये, उसकी स्मेल से एलर्जी है आपको? हाँ जी, उसकी धूल है ना, उसकी एलर्जी है मुझे। जी जी जी, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनाज की जो धूल उठती है उससे इन्हें एलर्जी है। तो मीना जी, इसमें तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जब भी आप अनाज से संबंधित कोई भी कार्य करें, अनाज सहेजने का या उसको रखने का या साफ़ करने का, किसी अच्छे मास्क का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ध्यान खुद भी रखें जिस चीज़ से आपको एलर्जी है। बिल्कुल। तो सर, हम बातचीत कर रहे थे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ऐसे ही जिस तरह से शुगर और का लो और हाई रहता है, उसी तरह ब्लड प्रेशर में भी ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी आपका लो हो जाता है, कभी हाई। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा एट द पॉइंट जब एकदम से सडन लो या हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर? तब देखिए, जनरल प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग जो कि हाइपरटेंशन से ग्रस्त चेकअप करवाते हैं। तो क्योंकि हाइपरटेंशन एक ऐसा गंभीर रोग है जी जो कि कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से आपको कोई भी गंभीर रोग हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक, दिमाग की नस फटना, जिसको हम ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, बहुत तेज सर दर्द होना, और सर दर्द के साथ आंखों की रोशनी भी जा सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ विनोद जी कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पूछते हैं। जी विनोद जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा। जी, तो सर आप बता रहे थे किस तरह से हाइपरटेंशन के चलते एक मरीज अपना ख्याल रख सकता है। जी, अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, सबसे पहले तो आपको अपना खान पान सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, कम से कम वसा लीजिए खाने में जी, और तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें। कभी भी अगर आपको हृदय संबंधी कोई भी रोग है या आपको हाइपरटेंशन है, कभी भी आप जो है कोई भी टफ एक्सरसाइज सीधे मत कीजिए। पहले अपने शरीर को इसके लिए ट्रेन कीजिए। धीरे धीरे अपना वर्कआउट आप बढ़ाते जाइए। लेकिन हृदय रोगी के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक कंट्रोल्ड लिमिट्स के अंदर। बिल्कुल। यहाँ रेवाड़ी से कॉलर हमारे साथ श्याम जी जुड़ चुके हैं, उनका सवाल पूछते हैं। जी श्याम जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार श्याम जी, अपना सवाल रखिए। ये है जी, मेरे आधे सिर में दर्द रहता है और भारीपन रहता है जी। उसी साइड की आंख में भी भारीपन रहता है, और उसी हिस्से की दाढ़ जो जाड़ है उनमें भी दर्द रहता है। एक प्रॉब्लम है मेरी एसिडिटी एक तो, और एक कुछ भी खाता हूँ तो खाने के बाद वो वापस मुंह में आता है जी। और सिर के बीचों बीच जो है एक वेन्स होती है उसमें, और पीछे गर्दन तक दर्द है। ये लगभग 9 साल से है ये मेरे दर्द। जी बिल्कुल, आपके सवाल का डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मोना जी एक कॉलर और जुड़ गई है, उनका सवाल रखते हैं। जी मोना जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मोना जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी मैडम जी, मेरे को ना 10 दिन से ना सिर में दर्द हो रहा है। मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होता है। जी, जैसा कि हमने सर दर्द के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, रोज़ाना या कंटिन्यूअस रहने वाले सर दर्द के कई कारण हो सकते हैं जी। ठीक है, इसके लिए गहन जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। आप किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, अपने रूटीन टेस्ट करवाएं, ताकि आपके सर दर्द का कारण पता लगाया जा सके और उसका सही इलाज किया जा सके। तो मोना जी, आपके लिए यही सलाह कि लंबे समय तक अगर किसी भी दर्शक को अगर ये समस्या है कि लंबे समय तक सिर दर्द रहता है, तो आपको बहुत जल्द डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला सिर दर्द एक आपको बहुत बड़ी बीमारी की तरफ भी लेकर जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ जो एक कॉलर थे वो आपसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से खाना खाने के बाद उनको दिक्कत रहती है, उनकी गर्दन में भी पेन रहता है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि उन्हें आधे सिर में दर्द रहता है। आधे सिर में उनके दर्द रहता है। आधे सिर में दर्द रहना माइग्रेन का एक लक्षण है। जी।
जिसके लेकिन माइग्रेन जो है एक बहुत ही गंभीर रोग नहीं है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। या जिन कारणों से माइग्रेन बढ़ता है, जो आपके माइग्रेन को एग्रेवेट करें जी, सिर्फ आप उन कारणों को हटा दें तो भी आप माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। जैसे किसी को तेज़ खुशबू से माइग्रेन का अटैक आता है, किसी को तेज़ रोशनी से, शोर से, या किसी अन्य कैफीन लेने से भी किसी को माइग्रेन का अटैक आ सकता है। कहीं ना कहीं अपनी एलर्जी को जो है पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह की बीमारियों में। जी। दूसरा प्रश्न आपने किया कि खाना खाने के बाद आपको जो है खाना मुंह में आता है और आपको गर्दन में और पेट में दर्द रहता है जी। जो आपने इंफॉर्मेशन हमें दी उसके हिसाब से आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिसमें कि मरीज़ को अक्सर खाना मुंह में आता है। ठीक है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण है पुराना क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होना। कहीं ना कहीं पुराने समय से अगर गैस चल रही हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्राइटिस या फिर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर जीन से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए कुलदीप जी। मैम, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर रहता है 130 से 170 के आसपास, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है सुबह उठते ही मेरे एक तरफ सर में दर्द होता है और नस फुली हुई महसूस होती है मेरे को सर की। जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल पूछते हैं। जी, अपना सवाल बताइए। जी, हमारे छाती में दर्द रहता है। जी, आपसे अनुरोध कि अपने सवाल को दोहराएं। जी, हमारी छाती में दर्द रहता है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ यहाँ तक साफ नहीं पहुँच पा रही, तो दर्शकों आपसे अनुरोध कि जब भी आप बात करें सबसे पहले अपने टीवी की वॉल्यूम को कम रखें और फिर अपना सवाल पूछें। तो सर, हमारे साथ यहाँ जो पेशेंट थे उन्होंने आपसे सवाल किया था, कुलदीप जी ने, कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे आप उन्हें? जी, उनको जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। इसके बारे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं और आपको सर दर्द रहता है तो आपको कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ आपको अपनी दवाइयों में फेरबदल की आवश्यकता है। आप अपने चिकित्सक से सलाह करें और अपनी दवाइयाँ बदलें, दवाइयों को बदलें और अपनी जीवन शैली को बदलें। बिल्कुल, जीवन शैली को यहाँ पर बदलने की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ, कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, और एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ उतनी ही ज़रूरी है जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने सारी बातें कर ली, लेकिन आपसे एक मेन सवाल जो मैं करना चाहती हूँ कि बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि गिरते गिरते उनको चोट लग जाती है, कभी चलते चलते गिर गए तब उनको खून आ गया। तो ऐसे में इस तरह की प्रॉब्लम से पेरेंट्स किस तरह से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है उनको सडन दे सकते हैं? जैसा कि हम इमरजेंसी में भी अक्सर देखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चा खेलते समय गिर गया है। अगर आपका बच्चा खेलते समय गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी चोटें अक्सर सबको लगती रहती हैं। लेकिन अगर चोट लगने के बाद जी, खास तौर पर जब बच्चे के सर में चोट लगी और उस चोट लगने के बाद बच्चा आपका थोड़ा ढीला हो गया है, वो रो नहीं रहा है, आप उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है जी, आपको लग रहा है कि जैसे बच्चा थोड़ी नींद में है जी जी जी, तो ये किसी गंभीर कारण की तरफ संकेत करते हैं। और बच्चे को इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है कहीं पे जी। अगर तो आपको बच्चे को तुरंत किसी ना किसी हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है आपको तो जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर से जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे केवल एंड में मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप लेना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इमरजेंसी से जुड़ी ऐसी कौन सी खास टिप देना चाहेंगे? जी, अक्सर हमने देखा है इमरजेंसी में कि कोई भी पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में है हमारे पास लाया जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि इसको क्या हुआ होगा। लेकिन आजकल अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटीज़ होने की वजह से ये सब संभव हो पाता है। लेकिन मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि जब आपके घर में अगर कोई भी रोगी है, कोई भी बुज़ुर्ग है, आप उनके साथ एक छोटा सा कार्ड जिसमें उनका नाम, घर का पता या उन्हें जो रोग है उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन
जो जो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं उसका एक छोटा सा विवरण भी अगर हो तो वो रोगी के लिए भी और हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जी जी, तो बहुत बढ़िया सलाह डॉक्टर साहब आपकी, और आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो दर्शकों अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।